सबसे मुश्किल टारगेट आज तक जो आपने कहीं छापा मारा हो कि आपके भी पसीने छूट गए हो कि कहाँ मैं फंसा। शुफ वाले सरकार पे हर चीज़ यहाँ पे कंट्रोल की जा सकती है, लेकिन मजहब के नाम पे अगर आप किसी को इश्तिहाल दिला दें तो फिर बड़ा मुश्किल है बच के निकलना वहाँ से। एक वक्त था मैंने उज़ैर बलोच का इंटरव्यू किया, हमने देखा कि कौन कौन सी ज़ात का असलहा उनके पास नहीं था, पूरा गैंगस्टर्स वाला जो फील होता है। उनकी गुड बुक्स में आने का मतलब होता था कि यहाँ से MKM से 90 से आपको बुला लिया जाएगा, और बुला लिया गया कि अच्छा इंटरव्यू में बड़ा उज़ैर भाई कह रहे थे आप, 10,000 बंदा खड़ा हुआ पिस्टल्स लेके, तो अब आप उसको क्या कहेंगे इसके अलावा में। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, मरियम नवाज साहब CM बन गई, जरदारी साहब सदर बन गए। हाय ये इलेक्शन जो हुए हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब। मुल्क का सबसे बड़ा फ्रॉड था ये इलेक्शन। इतनी बदतरीन और इतनी खुली और नंगी धांधली मेरा ख्याल है कि शायद ही कभी पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की तारीख में शायद कहीं देखी। सरेआम के जितने भी छापे, मोस्ट फेवरेट छापा कौन सा है आपका? एक लड़की को रिकवर किया जो 22 साल पहले अगवा होके आई थी, उसके जिस्म पे स्त्रियों के निशान थे, सिगरेटें बुझाई हुई थी। वहां पे लिटरली ये था कि हमें नहीं पता था उस कंपाउंड में कि हम कौन सा दरवाजा खोलेंगे और आगे से गोली आएगी। मुफ्ती तारिक मसूद फरमाते हैं मुसलमान शुरू ही 2 शादी से। वाह क्या बात। आपको तो दूबदू मुबारक तीसरी शादी। जी। मुझे किसी ने ये बात बताई थी कि दूसरी शादी जब इंसान कर लेता है ना तो पहली बीवी तीसरी कराती है कि इसे भी पता चले सौतन क्या होती है। अगर AR भाई को खैराबाद कहेंगे छोड़ेंगे तो कौन सा चैनल ज्वाइन करें? शायद। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नाज़िर अली। जिनकी बातों पे पाकिस्तानी अवाम करती है एतबार, वही है मारूफ एंकर प्यारे भाई इकरारुल हसन। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम है माशाल्लाह। मैं इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ूं क्या? मैं अभी तक जिंदा कैसा है मेरा भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। इतने पंगे लेने के बाद और इतना ज्यादा मैं कह रहा हूं कि माफियाज को हिलाने के बाद, और इतना ज्यादा आपने, मैं कह रहा हूं जिनकी जो जन्नत जहन्नम की नेशनलिटी है जिन लोगों के पास, उन लोगों को हिलाने के बाद आप जिंदा हैं। जहन्नम की नेशनलिटी अच्छा था। हाँ जी। उनको हिलाने के बाद आप जिंदा हैं, ये मेरे लिए माशाल्लाह बड़ी मौजज़ा है ना। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कि दुआएं बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन देखें चीजें, बात ये है, देखें हक और सच का नारा जिसने बुलंद किया है ना, उसके लिए तकलीफें आई हैं, रुकावटें आई हैं। अगर कोई बच गए तो वो मुजाहिद और हो गए तो शहीद। ये रुतबा हमारा इस्लाम देता है सर। ऐसे ही है। बदामी साहब आए। अच्छा। बदामी साहब ने कहा यार जिस तरह के मेरे पंगे हैं मेरी गोली बनती है। तो वो बड़े मजाक में बोल रहे थे, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। आमीन। लेकिन अल्लाह आपकी हिफाजत करे मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, के इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। इकरार भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। मुझे लिटरली बहुत ही अच्छा, और मुझे बड़ी एक एजाज़ वाली कैफियत है इस वक्त कि आपने बहुत अच्छे इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए। इससे पहले तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी और आज वो ख्वाहिश पूरी हुई आपके पास आके। सेम है। इकरार भाई, सबसे पहले मीडिया का सफ़र शुरू करते हैं। आप किस एज में थे, क्या था, टीवी चैनल्स की तरफ आए? क्योंकि मैंने आपका एक नीलाम घर देखा हुआ है, तारिक अजीज। अच्छा। आप बैठे हुए हैं, बहुत शेव भी नहीं आई हुई, और आप जवाबात दे रहे हैं। तो मतलब ये एक वो जो जिसे हम फील्ड में कहते हैं कीड़ा, जी। एक वो बचपन से आपको था कि यार कुछ करने का, कुछ आगे आने का, कुछ स्क्रीन पे अपना टैलेंट दिखाने का। ये हाँ, खैर कीड़े वाली बात ठीक है आपकी। तो मुझे लगता है कि पता नहीं अल्लाह ने कुछ रखा हुआ था शायद। स्कूल में भी वो चूंकि नात वात पढ़ते थे और तकरीर करते थे, तो स्कूल में भी सब बच्चे जानते थे कि वो अच्छा ये असम्बली में नात पढ़ने वाला बच्चा। फिर कॉलेज में आए तो कॉलेज में जब इंटरमीडिएट वाला कॉलेज था तो वहाँ वो बहुत सारी सोसाइटीज़ होती हैं, जिसमें डिबेटिंग सोसाइटी थी, बज़्म फ़रोग़ उर्दू थी, पंजाबी अदबी मजलिस थी, और वगैरह वगैरह वगैरह। तो उन सब के प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी के ओहदे मेरे पास थे। फिर वो एक मैगज़ीन हमारे कॉलेज का निकलता था, मैं उसका चीफ एडिटर था। सही। तो फिर जब गवर्नमेंट कॉलेज में आया ग्रेजुएशन और मास्टर्स के लिए तो भी ऐसा ही था। डिबेटिंग सोसाइटी को भी हेड किया, म्यूज़िक सोसाइटी को भी हेड किया। एक 15 रोज़ा रोज़नामा होता था, 15 रोज़ा एक मैगज़ीन निकलता था, उसका चीफ एडिटर रहा। एक सालनामा था जो सालाना निकलता था, उसका चीफ एडिटर रहा। तो कुछ ऐसा ही पढ़ने लिखने का, बोलने का, गाने का, शेर व अदब का कुछ ऐसा रहा। फेमस होने का भी शौक था? मुझे लगता है वो कहीं वही कीड़ा था
तो वो स्कूल के जमाने से ही था ना, तभी आप एफर्ट करते हो, नात याद करोगे। फेमस बॉय होता है स्कूल में ना भाई, फेमस है हर चीज में आगे आगे। हाँ, स्कूल के जमाने से तो वो एफर्ट आप तभी करते हो ना कि मैं नात पढ़ूंगा तो लोग मुझे अच्छा कहेंगे, या मैं तकरीर याद करूंगा तो लोग अच्छा कहेंगे। तो वो एफर्ट आपकी होती ही इसी ख्वाहिश के पेश नजर है कि बच्चे जाने पहचाने आपको कहे ओए कि वही है जिसने कल नात पढ़ी थी, ये। तो वो मुझे लगता है कि हाँ कहीं था मेरे अंदर शायद, तो अल्लाह ने। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले आपका जो वजह शोहरत है, जैसे आपका शनाख्ती कार्ड मैं बोलूँ वो सरेआम से तो खैर आपको सुरखाब के पर लगे, अल्हम्दुलिल्लाह। वजह ये है कि ये कंटेंट आई थिंक आप पायनियर भी हैं। इससे पहले एक दो लोग कर रहे थे इस तर्ज से या इस तरह से नहीं हो रहा था। लेकिन देखें, एक हमारे कॉमेडियन ने एक बात बोली थी, वो इंडिया में कुछ कॉमेडियंस गए तो किसी का लतीफा किसी ने सुना दिया तो आपस में लड़ पड़े, ये मेरा लतीफा था तूने क्यों सुनाया। तो एक कॉमेडियन ने एक बात बोली कि जिसके मुंह से वो लतीफा हिट हुआ वो उसका। बस ठीक, अल्लाह ने जिसके नसीब में वो सरेआम आपसे हिट हुआ, और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मैं सब इस पे गवाह है। तो वो इस जो कॉन्सेप्ट, इस फॉर्मेट को आपने रूह बख्शी है। तो ये सरेआम का सफर कैसे हुआ? ये एकदम यार पहली एपिसोड और बताया जा रहा है भाई जाके किसी छापा मारना है, आप ना पुलिस वाले हैं ना आप कोई फौज में, ना आप कोई, आप छापे मार रहे हैं और दुश्मनियां ले रहे हैं, तो आप कैसे राजी हो गए? किसने ऑफर दी? क्या था इसमें? ना मैं जरूर क्रेडिट आज शायद पहली बार ये बात करने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझसे पहले शहरी भाई, ये टारगेट और आज टीवी वो जरा थोड़ा सा मुख्तलिफ था, लेकिन शहरी वाह उसका फॉर्मेट कमोबेश यही था। मैंने बहुत सीखा। जमील फारूकी एक साहब हैं, बोल में भी रहे और उसके बाद वो शायद अपना यूट्यूब कर रहे हैं। उस जमाने में गालिबन टीवी का नाम था समा का, एक दूसरा CNBC था शायद, या कुछ ऐसा था, CNBC था ना गालिबन। उस पे वो सड़क किनारे के नाम से वो करते थे। ये जमील फारूकी साहब, वाह भाई वाह। जमील एक दो एपिसोड्स उनके भी बहुत शानदार थे जो मुझे आज तक याद है। क्या बात। तो ज़ाहिर है जो लोग कर रहे थे क्रेडिट देना चाहिए उनको। तो उनकी बहरहाल बहुत सारी चीज़ों की इंस्पिरेशन थी। एक और साहब थे, वैल्यू टीवी था, हमने शायद नाम भी नहीं सुना होगा उसका। उस पे वो एक प्रोग्राम करते थे और वो भी बड़ा शानदार था। मुझे नाम उनका उस प्रोग्राम का भी जहन में नहीं आ रहा, मगर आई एम श्योर कि जिन लोगों के जहन में प्रोग्राम होगा, तो खैर बहुत सारे लोग कर रहे थे। वो आपकी बात कि अल्लाह ताला की ज़ात जिसको जिस वजह से इज्जत देना चाहे वो उसका फैसला है। तो पहला शो नादिर हमने बड़ा मज़ेदार वो था कि मैंने मिन्नत की कि मुझे प्लीज़ कोई एक प्रोग्राम दे दें। बदामी साहब को आपने शो दे दिया है, क्योंकि बदामी साहब और मैं खबरें पढ़ते थे साथ। तो बदामी साहब को मिल गया 11th आवर, वो जैस्मीन मंजूर साहिबा अचानक छुट्टी पे चली गई और बदामी साहब को दे दिया गया। बदामी साहब ने पहले ही दिन मुस्तफ़ा कमाल साहब का इंटरव्यू किया। ओहो, वो कोई ऐसी सिचुएशन थी उस वक्त कि वो हिट हो गया बहुत ज़्यादा। सही। और बदामी साहब से कहा गया कि जनाब अब आप पक्के हो जाएं इसके ऊपर। तो वो ज़ाहिर है हम दोनों भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, और एक बड़ा रश्क वाला मुकाबला भी हमेशा से रहता था हमारे दरमियान। तो फिर मुझे भी था कि यार ज़रा जल्दी अब प्रोग्राम मिल जाए। तो मैंने दरख्वास्त की मैनेजमेंट से कि आप मुझे कोई एक स्लॉट दे दें ताकि मैं। तो एक प्रोग्राम था जो हमारे ARY पे ख़त्म हुआ और वो स्लॉट खाली हो गया आधे घंटे का। तो मैंने मैनेजमेंट से कहा कि मुझे ये आधा घंटा दे दें। उन्होंने कहा जी खबरें नहीं छोड़ सकते आप, लेकिन आपने अपनी शिफ्ट्स पूरी करनी है और उसके साथ इजाफी अगर आप ये करना चाहें, जब तक कोई नया एंकर हम हायर नहीं कर लेते तो तब तक आप ये करते रहे। तो पहला प्रोग्राम मुझे याद है मैंने किया, और उस दिन शायद आपके ज़हन में होगा रमज़ान का एक दिन था, और उस दिन 100 के करीब लाशें गिरी थी कराची में। अल्लाह, हाइट स्ट्रोक से? जी नहीं, ये टारगेट किलिंग से। और उस जमाने में ये कस्बा कॉलोनी, कटी पहाड़ी, और ये बड़ा खतरनाक वाला मामला। जी, पठान महाजर लोग। जी, तो मैंने उस पे वो प्रोग्राम किया, और मुझे याद है वो मैं जिना अस्पताल खड़ा था और एम्बुलेंस का पिछला दरवाज़ा खोला और लाशें नीचे गिरी, लिटरली जिस तरह भर के लाशें लाई गई थी। तो ज़ाहिर मैं उसमें मुझे रूहानसा हो गया, आवाज़ भी और वो सब। खैर वो प्रोग्राम चला, तो वो ARY की उस वक्त तक की तारीख का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला स्लॉट था, जब उसके नंबर्स आए बाद में रेटिंग के। तो वो सबने पूछा कि क्या हुआ। अभी मैं JJ के साथ था, एक इवेंट था चैरिटी का इंडस हॉस्पिटल के लिए। अच्छा, JJ मोज़ेज़ ख़वातीन हज़रात जुनैद जमशेद नहीं समझिएगा क्योंकि वो तो हयात है। नहीं, अब बहुत से लोग JJ भी जानते हैं, बुलबुले वाले JJ भाई। जी, जरेस सेजा। हाँ, और ये माशाल्लाह ARY की वालिदा है भाई जो करता धरता जाहिर है। ऐसे ही है। हाँ जी, तो ये अब हमें भी कोई शो मिल जाएगा, ये मैं उन तक पहुंचाऊंगा, उनको मजा आएगा। तो वो JJ ने अभी वो कह रहे थे कि यार अचानक से हम सब ने कहा कि ये क्या हो गया स्लॉट में, क्या हुआ एकदम से ना, ये क्यों इतना देखा गया।
तो सबने कहा कि वो भाई इकरार को कहा था, उसने कुछ स्लॉट किया, तो उन्होंने कहा भाई आप भी अब इसको परमानेंट करें। तो हम 4-5 महीने तक उस स्लॉट को ARY स्पेशल के नाम से करते रहे, क्योंकि उसके ग्राफिक्स वगैरह बने हुए थे ARY स्पेशल के। ARY की एब्रिविएशन यही है ना, अब्दुल रज़ाक याकूब जी, ये मालिकान के नाम, गरी के रहमत करे हाजी साहब को, बड़े शानदार आदमी थे। तीनों का इंतकाल हो गया? नहीं, ये एक ही थे, बड़े भाई थे। अच्छा। उनके भाई हैं फिर हाजी जान मोहम्मद, हाजी इकबाल, जिनके साहिबजादे हैं सलमान इकबाल साहब, फिर हाजी रऊफ साहब, तो ये भाई हैं। तो वो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। 4 महीने तक हम ARY स्पेशल के नाम से करते रहे। फिर वो ज़रा रेटिंग्स और वो सब चीज़ें अच्छी आई, तो सब ने कहा कि यार अब इसको कोई नाम दे देते हैं। तो फिर तय पाया कि 2 नाम हमने सोचे थे। एक नाम था इनकार इकरार के साथ और एक फिर ये था सरेआम। तो ज़्यादा वोट थे सरेआम के हक में, तो फिर हमने सरेआम का नाम दिया इसको। क्या बात है, क्या बात है। देखें, हिस्ट्री क्रिएट कर दी माशाल्लाह। और अब ये लिखा यही जाएगा इकरार भाई सब कॉन्टिनेंट में एटलीस्ट, कि जो भी इस फॉर्मेट पे आएगा कि इकरार भाई को देख के ही आए। माशाल्लाह। नहीं, इसमें फिर वंस अगेन मैं चाहूँगा एक और क्रेडिट है। मैं खैर नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया ना, तो उसके बाद मुझे तकरीबन 1.5 दर्जन लोगों ने कहा कि भाई कोई सलीम साहब थे PTV पर, अच्छा, वो भी इस तरह का प्रोग्राम करते थे, उन्होंने भी कस्टम पे छापे मारे। मैं समझा वकार ज़का का नाम ना ले ले भैया, हम सबके ले रहे हैं। वो बंदा भी बनता है, वो मेरा पीस अवार्ड भी अटेंड कर लिया था उसने। अच्छा, हाँ, मुझे नहीं पता भाई, अवार्ड मुझे मिला है, वकार ज़का अटेंड कर रहे हैं। मैं तो उनके बारे में बोलते हूँ। अच्छा, और मुझे फोन पे बोल रहे हैं भाई 6 किलो का है, बहुत भारी है, मैं नहीं लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा अटेंड किया तो लेके भी आओ भाई, 2 तो मुझे। अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन उनका इंडस्ट्री में वकार ज़का साहब का जो क्रेडिट है वो नहीं का है। ये बात है, उनकी कुछ चीजें जो है, ये बात है। तो ये सरेआम का था। रईस साहब थे, रईस मंसूरी गालिबन, जिन्होंने ये नाम तजवीज़ किया था सरेआम। ARY में कंटेंट के थे वो। क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त। आज सारी बातें हमने बता दी सरेआम। क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा इकरार भाई, क्योंकि आप जाहिर है माशाल्लाह एक आग से खेलने का आपको शौक है, और जाहिर है आप तूफानों के सामने लड़ जाते हैं, पड़ जाते हैं। सबसे मुश्किल टारगेट आज तक जो आपने कहीं छापा मारा हो और सामने ऑब्स्टिकल पे मुश्किलात खड़ी कर दी हो, सबसे मुश्किल के आपके भी पसीने छूट गए हो कि कहाँ माँ मैं फंसा हूँ? पसीने तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक छूटे, हाँ, मगर जो समझते तुसी गए हो, समझ गए हो, लेकिन बात दबा दियो। ये इन वन ऑफ देम शुफ वाली सरकार पे, इसलिए कि चूंकि हर चीज यहाँ पे कंट्रोल की जा सकती है, लेकिन मजहब के नाम पे अगर आप किसी को इश्तिहाल दिला दें, अच्छा, तो फिर बड़ा मुश्किल है बच के निकलना वहाँ से। तो शुफ के मामले में हमें ये खदशा था, और जो कि उसने किया भी है कि लोगों को उसने रिलीजियसली थोड़ा सा करने की कोशिश की कि वो मुश्तिल हों और उसके बाद वो अटैक करें, और लोगों ने फिर मार धाड़ की भी वहाँ पे। तो एक तो खैर ये, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे वाक़यात हैं। मसलन जब मैं सिंध असम्बली में गया, एक बार हमने, आप पिस्टल लेके चले गए थे? जी, हमारे प्रोड्यूसर थे, वो पिस्टल लेके गए, और उसमें मेरा ख्याल है वो भी थी गोलियां। हाँ जी, हाँ जी। तो और वो चीफ मिनिस्टर बैठे हुए थे उस वक्त, इंटीरियर मिनिस्टर थे, सारे कैमरे पूरे पाकिस्तान के, बिकॉज असेंबली सेशन में थी। मेरा ख्याल है वो मेटल डिटेक्टर नहीं चल रहा था क्या? कुछ भी नहीं चल रहे थे, वो आपके और मेरे टैक्स के पैसों से लगाए हुए होते हैं उन्होंने, बस ऐसा मैनुअल चेक कुछ भी नहीं, मतलब ऐसी मशीनें पड़ी हुई हैं, बस उसमें से गुजरते जाओ। अभी एयरपोर्ट पे ना मैं आया तो उन्होंने कहा सर आप नाजिर भाई पहचान गए, लेकिन बैग चेक होगा। मैंने कहा अगर चल रहा है तो पकड़ा जाऊंगा। अच्छा, तो ये कमाल है, ये आप गन ले गए, ये इसका जरा कारगुजारी। हाँ, कुछ भी नहीं, वो हमने पहले चेक किया कि वहाँ जो मशीनें लगी हुई हैं कुछ भी नहीं, टूट चीज़ें कुछ भी नहीं करती वो, और जो 7 लोग बैठे हुए हैं वो आपस में खुशगपियों में मसरूफ होते हैं। तो हमने जनाब तय किया कि जरा दिखाएं कि भाई अगर सिंध असम्बली महफूज नहीं है तो यहाँ के अस्पताल, यहाँ के पार्क्स, यहाँ के थाने, बाकी क्या चीज़ महफूज होगी जहाँ पे खुद बैठते हैं वज़राए आला और बाकी लोग। तो हम लेके चले गए। वो एक जो ख़तरा था ना, हमें ये बताया गया था कि अंदर सिविल कपड़ों में एजेंसीज के लोग और यहाँ तक के स्नाइपर्स भी होते हैं और वो फायर कर सकते हैं। यानी कहा गया था कि द मोमेंट आप पिस्टल निकालेंगे तो हो सकता है कहीं से स्नाइपर की गोली आए। और ये सबसे मुश्किल टास्क था कि आप एक्सपोज करना है कि मेरे पास पिस्टल। वो निकालने का जो मूवमेंट था ना, कि देखें चूंकि गार्ड्स उनके अपने मौजूद होंगे, इंटीरियर मिनिस्टर के भी, सीएम के भी, बाकी जो स्पीकर के भी, तो वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं हमारे पिस्टल निकालने पे। उनको ये लगे कि हम फायर करने वाले हैं या हम कुछ करने वाले हैं, और वो रिएक्शन में मार दें और कहें कि जनाब वो तो हमें तो लगा था वो मारने लगे हैं। तो वो एक ऐसा था कि जिसमें 1 सेकंड के अंदर कुछ भी हो सकता था। तो वो एक रिस्क था बहुत बड़ा। और इस तरह के बहुत सारे हैं जहाँ हमें लगा कि बस अब आज रात जो है ना वो कब्र में है। नहीं बिल्कुल बात ये है, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। लेकिन ये देखे ना, ये बात
सुनने में ही डर लग रहा है कि यार ये चीज़ आपने कर दी और ये सिर्फ ये दिखाने के लिए कि सिक्योरिटी और ये सारे मामलात एक्सपोज किए और अपनी जान को पूरा ले आए स्टेक पे। भाई इकरार भाई, वैसे मशवरा दूंगा ऐसा ना करें यार आप, क्योंकि अभी हमारे पास या तो रिप्लेसमेंट रेडी कर दें आपको ही कि यार ये, और अभी तो आपका बच्चा भी छोटा है। हाँ, बच्चे से याद आया माशाल्लाह बहुत क्यूट है अल्हम्दुलिल्लाह। और शहजादा, उसको क्या इरादा है कि आप पहले बाप होंगे जो बोलेंगे बेटा मेरे नक्शे कदम पे नहीं चलना है तुमने, क्योंकि मेरी तो रोटी गोली पे रख के खाता हूं मैं। तो ये आप बताएं उसके पहलाज साहब। जी हाँ, पहलाज अब तो खैर माशाल्लाह बड़ा हो गया, अब वो टीनेज में आ गया चूंकि, तो अब वो लड़कपन में बचपन से आ गया। वो बचपन में बड़ा मजेदार, क्योंकि उसने हमेशा ये सुना ना, अचानक अब घर में क्या हो गया जी, हाहाकार मच गई, क्या हुआ जी, खबर चल रही इकरारुल हसन पर फायरिंग, या इकरारुल हसन पर तशद्दुद, या इकरारुल हसन को गिरफ्तार कर लिया गया, या मुकदमा दर्ज। तो बचपन से बच्चा उस माहौल में बड़ा हुआ, तो वो लिटरली होता था कि कभी वो कुछ चींटियां और पकड़ के ना डब्बे में बंद करता था और कहता था मैं सरेआम बनूंगा बड़ा होके। वो ज़ाहिर है उसमें वो उसने हमेशा एक हीरो के तौर पे अपने बाप को लिया। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा वो करता है जो आप करते हैं, और जिससे वो देखता था कि लोग प्यार करते हैं, लोग मिलते हैं तो इज्जत देते हैं, यू नो, बुजुर्ग खवातीन दुआएं दे रही हैं, तो उसका भी था कि मैं सरेआम बनूंगा। लेकिन वो मैंने उसको बहुत ज़्यादा कुछ इनकरेज नहीं किया इस मामले में, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कितना मुश्किल से हम गुजरे हैं। तो अब वो माशाल्लाह फुटबॉल की तरफ है, पाकिस्तान अंडर 14 बेस्ट गोलकीपर और वाइस कैप्टन है अपनी अंडर 14 टीम का। तो आई होप कि वो कुछ सर्व करे पाकिस्तान को इस तरह से इंशाल्लाह। माशाल्लाह नहीं, अल्लाह बच्चे के नसीब अच्छे करे। और बिल्कुल जी माशाल्लाह, खुश शक्ल भी है, खुश इखलाक भी है। मुझे सब कुछ आपके बारे में देखा, मुझे सब पता है। आपने पूरी रखी की आप, मैं अभी तक आया नहीं, मेरी मौजूद खवातीन हज़रात शायद दूसरी मुलाकात है इकरार भाई से, और आप यकीन करें कि इस टाइम रात के कमोबेश 1:30 से 2-2:30 बज रहे हैं, और इकरार भाई बहुत सारी मसरूफियात टापते हुए आए हैं। और मैं समझता हूँ मसरूफियत और मगरूरियत का फ़र्क, और आज इन्होंने जस्टिफाई कर दिया। ये लो, खुश रहें आप, खुश रहें। अच्छा इकरार भाई, सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं, आप यकीनन आपका बनता है, लेकिन वो तारीख गवाह कभी किसी बंदूक वाले ने किसी की जान नहीं बचाई। बस ये एक वही है, आप भी समझते हैं, हमने भी रखे। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। सिक्योरिटी आपको एयरवाई प्रोवाइड करता है या आपकी जाती है? देखिए, जब मैं कराची में था ना, तो मैंने जब अपना करियर शुरू किया ना, तब लियारी गैंग वॉर उरूज पे थी। तब आप जानते हैं अगेन ये कटी पहाड़ी और ये महाजर और पख्तून फसादात और सब। उस जमाने में ना हम अगर एक पंक्चर वाले को भी पकड़ते थे ना 2 नंबरी करने पर, वो वहां के भरम दे देता, वो भी किसी ना किसी को 50 रुपए दिन के भत्ता दे रहा होता था। तो अल्टीमेटली पीछे कोई ना कोई होता था उसके, या लियारी गैंगवार होगा, या भाई लोगों में से कोई होगा, या यू नो ANP का कोई ना कोई निकल आएगा, आपको सेक्टर का कुछ निकल। तो कहीं ना कहीं हमें इतना प्रेशर होता था उस जमाने में। अच्छा, फिर मैंने, आप सोचिए, एक वक्त था मैंने उज़ैर बलोच का इंटरव्यू किया, बड़ी बात है, और हम गए और हमें उनके लड़के लेके गए अंदर, और फिर हमने देखा कि कौन कौन सी जात का असलहा उनके पास नहीं था, और मतलब एक पूरा गैंगस्टर्स वाला जो फील होता है। उनकी गुड बुक्स में आने का मतलब होता था कि यहाँ से MKM से 90 से आपको बुला लिया जाएगा, और बुला लिया गया कि अच्छा इंटरव्यू में बड़ा उज़ैर भाई कह रहे थे आप। हाँ, ये अब भाई अब उसके पास 10,000 बंदा खड़ा हुआ पिस्टल्स लेके, तो अब आप उसको क्या कहेंगे इसके अलावा में? तो वो ज़हरा उज़ैर भाई कहेंगे, मुखातिब करेंगे। तो यहाँ से धमकियाँ मिलती थी, यहाँ से आप कुछ करते थे तो वहाँ से धमकियाँ मिलती थी, तो वो अजीब व गरीब था। तो उस ज़माने में हमने सोचा था कि यार कुछ ना कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो उस वक्त 8-10 गार्ड्स होते थे साथ, बिकॉज कराची के हालात ऐसे थे। फिर लाहौर जब मैं मूव हुआ तो एक प्लस पॉइंट मेरे जहन में ये भी था कि यार ये जान छूटेगी यार इस वक्त। यू नो, आप एक वक्त तक आपको अच्छा लगता है कि 2-4-5 गार्ड्स हैं आपके साथ, फिर दिल चाहता है नहीं, बिल्कुल प्राइवेसी फिर डिस्टर्ब आपको होती लगता है, है बस यार बहुत हो गया। तो फिर मैं जब लाहौर शिफ्ट हुआ तो फिर मैंने कोशिश की कि बस घर की हद तक कोई एक आध जो आमतौर पर होते हैं हिफाजत पर मामूर लोग वो हों, उसके अलावा नहीं। तो एक जो गार्ड है वो इदारे की तरफ से है मुस्तकिल, हमेशा से, पहले दिन से आज तक। बाकी फिर ज़रूरत होती है तो खुद, तो वो आप अपडेट करते रहते हैं, वो उसको फिर हम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये कराची में मुझे लगता है कि कराची में गार्ड अपनी जान बचाने से ज़्यादा ना मोबाइल बचाने के लिए मुझे लगता था कि बिल्कुल सही। आप कराची आइट्स तो है ना, बहरहाल मोबाइल बचाना। और वो कहते हैं ना कि कराची, मैंने आज भी आपसे कहा ना कि यार किसी को भिजवा दे, तो वो इसलिए था कि यार मोबाइल बहुत कीमती चीज होते हैं, आपका सारा डाटा, सारे नंबर, सब चीजें जो है ना, मोबाइल का डर था, मोबाइल का डर होता है, बाखुदा जान का डर नहीं होता। मैं एक जुमला बोलता हूँ, बंदा यहाँ पे आता बस में, ट्रेन में, कराची जाता अखबार में। ऐसे ऐसे हालात है सर, क्या करें, गड़बड़ है। अच्छा इकरार भाई, सबसे महंगी रमजान ट्रांसमिशन ARY की, हाँ, कितना बजट तकरीबन अप्रोक्सीमेटली आता है?
नहीं, अल्लाह की जात जानती है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है नंबर से। कितना कुछ नहीं ना, कितना पैसा खर्च करता है यार? नहीं मुझे अंदाजा एक नहीं, ट्रांसमिशन को बिल्डअप करने का। कतन अंदाजा नहीं, लेकिन बहुत करता है यकीनन करोड़ों हाँ, में ये something हाँ बहुत इससे ज्यादा। ज्यादा ही होगा यकीनन। असल में जगह उनकी अपनी है, लेकिन उसके बाद सेट भी जो माशाल्लाह लगाया जाता है और उसका जो फिर जिस तरह से पूरा शहर वाकई सजता है, जिसमें हर बंदा उसकी अपनी एक जिम्मेदारी है। यानी मुझे दफ्तर से जो मेरा रूम है ऑफिस में, वहाँ से सेट तक ले जाने के लिए अलग बंदा तैनात होता है। जो कपड़े मेरे निकालने हैं वो कौन से आज पहनने हैं वो एक अलग आदमी होता है। बाल बनाने के लिए एक अलग आदमी होता है, माइक लगाने के लिए अलग आदमी होता है, सेट पर बिठाने के लिए अलग आदमी होता है, वक्फे के दौरान कुर्सी उठाने के लिए और रखने के लिए अलग लोग होते हैं। बंदे बहुत हैं। तोता किस सेगमेंट में अंदर उठा के लाना है और तोता किस सेगमेंट में जो है ना वो लेके जाना है, मछलियों को कब दाना डालना है। इनमें काम के बंदे बहुत कम होंगे। मैं और वसीम बदामी साहब ही हैं काम के, बाकी लेकिन वो वेरी गुड, हर बंदा बहुत काम कर रहा है। नहीं बिल्कुल और पूरी यानी सैकड़ों लोगों की टीम है जो हर एक अपना अपना रोल ऑटो पे, किसी को कहने की जरूरत नहीं होती कि ब्रेक में क्या करना है। तो बजट यकीनन करोड़ों में होगा, इसमें कोई शक नहीं माशाल्लाह। अब रमज़ान नशरियात की बात हो रही है, अल्लाह गरी के रहमत करे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब। तो ऐसा कैसे हो सकता है उनको याद ना कि नादिर अली बैठा है और इकरारुल हसन बैठे हों और डॉक्टर आमिर लियाकत की बात ना हो? कुछ बोले। आमिर भाई बड़ा ही नाबगाए रोजगार किस्म की शख्सियत थे। इतना कोई ऐसा वाकया पर्सनल कोई ऐसा बता दे कि यार कोई मजा आ जाए, आवाम बोले यार। मैं एक चीज बोलता हूँ इकरार भाई, उसके बाद आप वाकया बताइएगा कि रमज़ान नशरियात का यकीनन बहुत अच्छी काविश है, इसका सवाब भी यकीनन मिलता होगा। उनकी क्रेडिट में कुछ तो सवाब यकीनन जा इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ट्रेंड सेटर थे वो। हमने लास्ट रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज भी उनके नाम से किया, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बानी है इस सारे उसके। और लाख लोग तनकीद करें, लेकिन अब देखिए इतना हम वहाँ सेट पे नाज़िर खड़े हुए होते हैं तो वो जो नात खां नातें पढ़ रहे होते हैं, उनके साथ नातें पढ़ रहे होते हैं, तिलावत हो रही होती है, इतना कुछ वो सवाल जवाब वाले इसमें से सीखने को मिलता है, बच्चे कितनी मज़ेदार चीज़ें सीख रहे होते हैं। तो वो इसमें कोई शक नहीं, हर चीज़ का अजर उनको पहुँच रहा होगा आमिर भाई को। आमिर भाई के साथ मेरी बड़ी मज़ेदार किस्म की बहुत ही शानदार किस्म। लेकिन ये मैं बताऊँ आपको कि जो मुझे पहली बार किसी दूसरे चैनल से ऑफ़र थी वो आमिर भाई की वजह से थी। आमिर भाई का मुझे एक दिन अचानक से फ़ोन आया कि, और बहुत शुरू के दिनों की बात है जब सरेआम बिल्कुल नया चला और अल्हम्दुलिल्लाह उसको मकबूलियत मिली। तो सबसे महंगी ऑफ़र जो थी आपको 1 करोड़ रुपए की, जो बोल्ट की थी, बोल्ट टीवी की तरफ से, वो तो उसके बाद देखें ये भाई कमाल है भाई, कमाल। वो तो खैर बहुत सारे लोगों को हुई थी, लेकिन ये मेरी मुझे भी हुई थी। लेकिन वो उन्होंने ऑफर बहुत बड़ी दे दी थी, लेकिन बोले थे कटा के आपको मिलेंगे 75,000 रुपए। मैं कहा यार ये क्या बात हुई, ये दिखाया आपने इतना। तो आमिर भाई ने पहली बार मुझे बुला के फिर वो जियो में थे उस वक्त, तो जियो के लिए उन्होंने फिर मेरी मुलाकात करवाई, कुछ बात करवाई। तो वो बिल्कुल उनका था कि बस अब यानी हक जता के बड़े भाई के तौर पे। क्योंकि उससे पहले आपको बड़ी दिलचस्प बात ये लगेगी कि आमिर भाई का एक कलाम था जो उन्होंने रिकॉर्ड करवाया और उसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र दिखाना था। तो उसमें उन्होंने अपनी अयाम नौजवानी के लिए उन्होंने कहा कि जी मुझे लगता है कि सबसे अच्छा जो कोई है ना वो जो कर सकता है। और उस ज़माने में मैं बिल्कुल नया सरेआम शुरू किया था और कोई शायद 2 लोग जानते भी नहीं थे। तब उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मेरी नौजवानी का किरदार इकरार से मैंने करवाना है। और वो वीडियो मौजूद है जिसमें मैं आमिर लियाकत बना। क्या अच्छी बात है भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा इकरार भाई, कराची से आप चले गए लाहौर। अच्छा, ये एक चीज़ है कि हमारा माशरे में ये बोला जाता है कि कराची क्यों छोड़ के चले गए, हिजरत में मतलब भाईजान बरकत है जी हाँ, और बंदा अपने बेहतर फ्यूचर के लिए कहीं भी जा सकता है, इटली भी जा सकता है, इसमें कोई मुसलमानियत में कोई फ़र्क नहीं आता भाई, बात यह है। लेकिन फिर भी कराची में क्या बुराई थी और लाहौर में क्या अच्छाई थी, ये वजह बताएं। नहीं बिल्कुल नहीं, कराची में जितनी अच्छाइयाँ शायद लाहौर में नहीं हो सकती। तो सर क्यों छोड़ के गए? लेकिन ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, अगर है भी तो आँख खोल के। मेरा ताल्लुक लाहौर से, असल में मैं लाहौरी में पैदा हुआ, लाहौरी में पला बढ़ा, मैंने लाहौरी में यूनिवर्सिटी कॉलेज किया सब। तो चूँकि मेरे सारे ननियाल ददयाल चाचा मामू फुफड़ ताया वो सब लाहौर में ही, मेरे कज़न सारी फैमिली। तो मैं कराची में था, चूँकि मैं पहले ख़बरें पढ़ता था तो ख़बरें पढ़ने के लिए आपको हेड ऑफिस में या स्टूडियो में होना ज़रूरी होता था, तो वो स्टूडियो कराची में था तो मजबूरी थी। फिर सरेआम शुरू हुआ तो सरेआम में हमने थोड़ी सी एफर्ट करना शुरू की शहर के अंदर। तो वो उस वक्त हम एक स्ट्रगलिंग फेस में थे।
फैसला नहीं कर सकते थे कि फ़ौरन छोड़ के जाएं और ARY पता नहीं मानेगा या नहीं मानेगा। तो जब प्रोग्राम इस्टेब्लिश हो गया तो मुझे अचानक एक दिन ख्याल आया कि ये प्रोग्राम तो मैं 15 से 20 दिन जो है वो लाहौर से जाके करता हूँ। यानी मैं लाहौर उतरता था, लैंड करता था, डेरा गाजी खान जाना हो, उकाड़ा जाना हो, साहिवाल जाना हो, मर्दान, पेशावर, कहीं जहाँ भी प्रोग्राम रिकॉर्ड करना हो तो नॉर्मली लाहौर लैंड किया करता था मैं। तो मैंने सोचा मैं 15 से 20 दिन तो वैसे ही लाहौर गुजार रहा हूँ रिकॉर्डिंग्स के लिए और बाकी कामों के लिए। व्हाई नॉट कराई लो। तो व्हाई नॉट, जब सारी फैमिली वहाँ पे है और सब, तो मैं शिफ्ट ही हो जाऊँ वहाँ पे, शादी भी कर लूँ। तो शादी तो पहले हो गई थी। क्या बात है भाई। मुफ्ती तारिक मसूद फरमाते हैं मुसलमान शुरू ही 2 शादी से होता है। अच्छा भाई, वाह वाह वाह, क्या बात है। देखिए बात ये है कि आपको तो दूबदू मुबारक तीसरी शादी। जी जी। लेकिन मुझे किसी ने ये बात बताई थी कि अपना दूसरी शादी जब इंसान कर लेता है ना तो पहली बीवी तीसरी कराती है, तो इसे भी पता चले सौतन क्या होती है। तो लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि ये वो जो मुफ्ती साहब का है ना, वो बिल्कुल ठीक बात है, दीन का एक और पर्सपेक्टिव है इसमें। लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई नहीं करता क्योंकि मुझे अंदाज़ा है हमारे जो सोसाइटी के डायनेमिक्स है ना, उनके एतबार से कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं समझी जाती जी, अनफॉर्चुनेट। और इससे प्रॉब्लम्स होती हैं सोसाइटी में भी और घरों के अंदर भी। अच्छा। चूँकि लोग मेंटली, ख़वातीन या मर्द हज़रात या फैमिलीज तैयार नहीं है इसके लिए, और ओवर द ईयर्स नहीं बल्कि आप कह लें कि कई सदियों में हमारा ये मिजाज बना है कि हमने इस चीज़ को बुरा जान लिया है। तो मैं कभी भी इसको बढ़ा चढ़ा के या खूबसूरत बना के इसलिए पेश नहीं करता कि लोग ये ना कहें कि जनाब मैं कोई तरगीब दे रहा हूँ। और मैं वाक़अतन ये समझता हूँ कि शायद ये हर बंदे की बस की बात भी नहीं है। मुश्किल काम है। और इसमें बंदे से अच्छा होने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो ख़वातीन आपसे मुंसलिक हैं, मंसूब हैं, वो अच्छी हों। बिल्कुल। अगर यानी वो फैसला कर लेना कोई उनमें से एक कि नहीं मैंने ज़िंदगी अजीरन करनी है अपनी भी और इनकी भी, तो नहीं हो सकता कि बंदा कहे जी देखे मैंने कैसा सेट रखा हुआ सारों को, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। तो ये क्रेडिट ख़वातीन का ही है कि वो अगर बैलेंस्ड रहे। लेकिन वो थोड़ी सी शरारत तो करें ज़्यादा करें। इजाज़त तो कर लो। तीनों में से लव मैरिज अगर तीनों ही है जी है, और कमाल है भाई, कमाल है। लेकिन जाहिर है वो जो पहली शादी है वो पहला क्रेडिट है, और जो नहीं वो पहला भी है और वो आखिरी भी है। जिस सतह की वो है ना कुरतुलैन के साथ जिस तरह से वो उनका अपना ही है ना, जाहिर है। अच्छा, ये होता है कि जहाँ बच्चा, जाहिर है बच्चे औलाद हो, थोड़ी अटैचमेंट होता है, लेकिन थोड़ी वो ज़्यादा कुरतुलैन से जो मेरी मोहब्बत है ना, उसकी वजह वो एक एक्स्ट्रा चीज़ तो ज़रूर है कि औलाद है अगर उनमें से, तो जाहिर है, मगर उस मोहब्बत की वजह औलाद का होना ना होना वो इर्रेलेवेंट है उसके अंदर। वो जिस तरह से उन्होंने मेरे हर फैसले पर लबैक कहा, जिस तरह से उन्होंने ज़िंदगी में मेरे लिए कम से कम मसाइल पैदा किए, मैं समझता हूँ कि मेरी कामयाबी में, वो कहते हैं ना कि मर्द की कामयाबी में कोई ना कोई एक औरत होती है, तो वो औरत का हाथ होता है। वो हाथ से मुराद ये नहीं होती कि हर वक्त गिरबान पकड़े रहें और पीछे से किधर गए और कहाँ से आ रहे हैं, ऑल दैट। मुझे उन्होंने बहुत आज़ादी दी और जो मैंने चाहा ज़िंदगी में उसमें उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो मुझे लगता है कि आप रोल मॉडल हैं सर। आपने एक ही छत के तले आपने ये साबित किया, और मैं चाहूँगा कि कुछ फॉर्मूला हमें भी दे दें। आपके पास कौन सी गीदड़ सिंगी है सर जो कि आप ये एग्जीक्यूट, हम तो खुदा की कसम यूं देख भी लें तो कोनी पड़ती है और डायरेक्ट गुर्दे पे सेट की होती है। ठा मतलब हम क्या करें, मुझे ये बताएं। ना करें आप क्यों, क्या ऐसी जरूरत है? सर मैंने तो दूसरी शादी भी पहली बीवी से कर ली है, 2 दफा कर ली है। मैंने कहा मेरा शौक है, मैं तो पूरा करूंगा भाई। ठीक है, बात ये है हम तो बीवी के बराबर में, ऐसे लगता है कि इसराइली के बराबर में फलस्तीनी बैठा हुआ। मजलूमियत क्या करें यार, आप बताएं ना इकरार भाई। अच्छा इकरार भाई, हमें ये भी पता चला था अचानक आप कढ़ाइयों की तरफ आ गए। कढ़ाई वढ़ाई आप खड़े होके पिशावरी कढ़ाई बना रहे हैं और ये टमाटर डाल रहे हैं, बट कढ़ाई। और बट कढ़ाई माशाल्लाह आपने यहाँ पे शोर मचा दिया था कि भाई बट कढ़ाई पे सरेआम का छापा पड़ चुका है। तो ये बट कढ़ाई पे आना कैसा, और ये रेस्टोरेंट के कामों में आना कैसा, और वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? और जितनी बट कढ़ाइयाँ हैं लोग समझते हैं ये इकरारुल हसन सारी मेरी हैं, आपके नाम पे चल रही हैं। अब लोग तो तस्वीर लगाने वाले हैं छोटी सी आपकी और वो शुफ वाली साहब दोनों। तो नहीं, बट कढ़ाई का खैर मेरे साथ उस तरह से तो कोई ताल्लुक नहीं है। मैं फैन हूँ बट कढ़ाई का। मैं वाकई लक्ष्मी लाहौर जब जाते थे ना, तो मैं खाता हूँ हमेशा से 12-15 साल से, मक्खन में देसी घी और क्या बेहतरीन मुर्गा भाग रहा जो ज्यादा उसी मंगवाने ले।
ये तो करीब भी है। ये होता रहेगा, हम पहले बटकड़ाई खा ले मेरा। अरे मैं कह रहा हूँ कमाल है जी, माहौल बना आप पूरी करें भाई, वाह वाह, मक्खन डाल के। हाय अच्छा। मैं कह रहा हूँ 1-1 लीटर पानी आया हुआ है ना। तो खैर वो मुझे बड़ा शौक था यार, कराची में क्यों नहीं है वो। हम इस्लामाबाद जाते थे, वहाँ पे भी मिल जाती थी कराची में। तो फरा ने, जो वाइफ है, उन्होंने एक ऐसे ही दोस्तों के साथ कुछ शुरू किया, चाय का ढाबा। उस ज़माने में बहुत ज़्यादा DHA के अंदर ये रिवाज चला हुआ था कि वो, तो मैंने कहा यार बड़ी मज़ेदार जगह है, बाहर खुला बैठने के लिए, तो यहाँ ना किसी को बताए बगैर कोई एक शेफ़ ले आते हैं बटकड़ाई वाला, और यहाँ पे लोग जो चाय पीने आते हैं वो भी खाते रहेंगे और हमें भी मिल जाया करेगी रोज़ाना, जब दिल चाहेगा बटकड़ाई अपनी जगह होगी, मिल जाएगी। वहाँ से कहानी शुरू हुई। तो तफरीहों में खोल दिया आपने। कोई बहुत बिजनेस स्ट्रेटेजी मेरा रेस्टोरेंट के बिजनेस से ना, फिर मेरे रिश्तों को भी नहीं पता था कि रेस्टोरेंट क्या चीज होती है। सर वो ऐसा काम है, जरा सा नमक ज्यादा डल जाए तो नहीं, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल भी था ना, क्योंकि आप सारों की दुकानें बंद करवाते हैं और आपकी मक्खी निकल आई है, या पता लगे कि जनाब वो खून लगा रह गया है या बाल निकल आया कढ़ाई में से, तो वो तो बेड़ा गर्क हो जाता। बहुत मुश्किल काम था मेरे लिए। तो हमने वो एक दुकान देखी उसके करीब, तो पता चला कि वो साहब भाग गए। उनका जी मैंने देनी नहीं है, क्योंकि वो मीडिया वाले हैं, इनसे कौन करवाएगा इनसे बाद में, डर के भाग गए, उन्होंने दी नहीं। तो वहाँ से वो कहानी शुरू हुई। फिर हमें उससे एक बेहतर जगह मिल गई, अब वो जगह बड़ी थी, हमने कहा चलो यार थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं। अच्छा, फिर सोचा किसी को बताएंगे नहीं कि ये हमारी है ना, वैसे ही शुरू करते हैं ज़रा से। और लेकिन वो फिर एक दोस्त से दूसरे तक वो इंटरव्यू के लिए कुछ आए और करते कराते वो ऐसा हो गया कि वो मैंने बाय डिज़ाइन या बिजनेस का सोच के नहीं खोली थी। वो था कि यार बटकड़ाई आ जाए कराची में और हमें मिल जाया करे। लेकिन मुश्किल एक्सपीरियंस था। यानी जितने लोग रेस्टोरेंट का काम करते हैं वो बड़े दाद के मुस्तहिक हैं। मैं सोच रहा हूँ इस मुश्किल में पढ़ने को। मशवरा देंगे कुछ? नहीं नहीं करो ना पढ़ो। जिस गांव जाना नहीं वहाँ का रास्ता क्या पूछ? नहीं मत जाइएगा। मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है, देखिए ये 24 घंटे अगर आप दे सकें उसको, नहीं हम नहीं दे तो सकते। हाँ हम नहीं दे सकेंगे। जाहिर है आर्टिस्ट DNA, हम तो बड़ा मुश्किल काम है। हाँ ये जरूर कि कोई आपका पार्टनर या कोई ऐसा हो जो इस काम को समझता हो और वो कर सकता हो, तो माशाल्लाह फिर जो अल्लाह ने आपको इज्जत दी है उसकी वजह से जाहिर है उसकी रौनक लग जाएगी वहाँ पे। लेकिन अगर आप सिर्फ खुद करना चाहते हैं तो फिर मेरा बरादराना मशवरा के बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन अल्लाह खैर कि इफ अगर ARY को खैराबाद कहेंगे छोड़ेंगे, तो कौन सा चैनल ज्वाइन करेंगे? अब मुझे लगता है कि नहीं करूंगा कुछ चैनल। ये दिल की बात की है। अब मैं जो है ना अब अपने ही नादिर अली प्रोडक्शंस में कुछ कहूंगा कि यार मुझे कुछ ये डील हो गई है फिर। ठीक है, ये डील हो गई है। जिस दिन छोड़ा मैंने ये क्लिप चलाना है। कमाल हो गया। लेकिन जैसा आप डिजिटल को सीरियस लिया हुआ है और माशाल्लाह आपका डिजिटल गर्म हुआ है, और इकरारुल हसन का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, और ये सर फ्यूचर यही है। ये बात ठीक है। और अपने हैंडल्स पे आप लोग, मुझे तो 2-4-5 साल बाद अपनी रमजान ट्रांसमिशन भी सेपरेट होती हुई दिख रही है मुझे कि भाई 5 ब्रांड मेरे पास है, मैंने खोल लिए, ये वाले अपनी सब चला रहे हैं। तेरे 700 व्यूज कम आए भाई मेरे से, ये ध्यान में रखियो, हमारी आगे चल रही है। ये कुछ होने वाला, ये बड़ी, हाँ अगले 2-4 साल में पता नहीं क्या होगा इसमें। मैं कुछ चीज़ें हैं, जिस तरह रमज़ान ट्रांसमिशन है, शायद वो टीवी पर ही, क्योंकि वो सबका टाइम होता है कि लोग बैठ के देखना चाहें वो सब। तो इलेक्शन ट्रांसमिशन टाइप कुछ चीज़ें तो शायद टीवी से मुंसलिक रहे कुछ अगले 5-7 साल। टीवी का असल मुझे जो डाउनफॉल जो सबसे पहले ना, ये डब्बे के आगे तमाम से लोगों ने बैठना जो छोड़ा है, वो ये है कि टीवी जो दिखाना चाह रहा है वो आप देख रहे हो, और डिजिटल पे जो आप देखना चाह रहे हो वो आपको, ये फर्क है। ये बात ठीक है, बहुत बड़ा फर्क है। और आप जो सोच रहे हो वो आपको दिखा रहा है, कभी भी ऐसा लगता है ये है ना, ये होता है। वैसे आप जरा मुझे बताएं ना कि ये कुछ ऐसी ये असल में आई थिंक सर्च हिस्ट्री है ना, सर्च हिस्ट्री जो सोच रहे हैं या जो लिख रहे हैं वही आपको आगे किया जा रहा है। ये बिल्कुल कमाल बात, ये बिल्कुल है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, अल्लाह अकबर। मरियम नवाज साहब CM बन गई हैं, और जरदारी साहब सदर बन गए। हाय इमरान खान साहब जेल में। ये देखे ना, ये होती है जमहूरियत है। तो क्या कहेंगे अब इस पे? ये इलेक्शन जो हुए हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब, कोई इधर उधर का नहीं, एक थड़े वाला जवाब देते हैं, इलेक्शन फेयर है। मुल्क का सबसे बड़ा फ्रॉड था ये इलेक्शन, खैर, और इतनी बदतरीन और इतनी खुली और नंगी धांधली मेरा ख्याल है कि शायद ही कभी पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की तारीख में शायद कहीं देखी। वाकई यार हम सारी रिकॉर्ड टूट गए। हाँ जी, धांधली के। मेरा तो बिल्कुल ऐसा ही है।
नए रिकॉर्ड कायम हुए। मुझे गुस्सा क्यों है इस बात का ज़्यादा, देखें मैं सारी रात बादामी साहब और मैं चीख के रिजल्ट सुनाते रहे, फेफड़े दुखने में आ गए हमारे, बड़ी मुश्किल चीख के रेहाना डार साहिबा 99% हल्कों के और पोलिंग स्टेशन के मुताबिक इतने 50,000 की लीड से जीत रही हैं, और हम जब सुबह उठे 3 घंटे की नींद पूरी करने के बाद तो पता लगे कि रेहाना डार साहिबा हार गई हैं, तो आप सोचें क्या होता है। और फिर इल्ज़ाम भी आप पर लगे कि भाई ये मीडिया ने साजिश की थी, गलत खबरें चला रहा था। तो ये हुआ इस मुल्क में। क्या बात है भाई, क्या बात है। पाकिस्तान को आइडेंटिकली किस मुल्क की तरह देखना चाहते हैं कि यार ये मुल्क है, जो पूरी दुनिया घूमते हैं आप, कि यार ये मुल्क है, ये ऐसा हो जाएगा। पाकिस्तान को मैं पाकिस्तान की तरह देखना चाहता हूँ। वही मतलब आप चाह रहे हैं बिजली ना आए, रोड टूटे में हो, एकदम निकाल के अपना गार्ड भेज रहे हो साथ लाने के लिए, किसी ने एकदम ये पीप किसने फेंकी है, आप वही देखना चाह रहे हैं। किस तरह देखना चाह रहे हैं? हमने तो बचपन से ही देखा। हाँ, अंतड़ियों का कुकिंग ऑयल बन रहा हो, ईंटों वाली मिर्चें खा रहे हो पीस के, एक बंदा शुफ करता जा रहा है मुस्तकिल। अल्लाह नहीं, पाकिस्तान को जैसा आप और मैं देखना चाहते हैं, जैसा देखना चाहते हैं, वाह, जैसा हम सबने ख्वाब देखा था, जैसा ये हमारे बचपन का पाकिस्तान था, जैसा हमें बताया जाता था, वो तो बाद में पता चला कि तो कुछ और निकला इसमें से जो हमने सुना था। लेकिन वो मुल्क देखिए, मैं इसको कभी भी नहीं जर्मनी बनाना चाहूँगा, या मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि ये यूएसए बन जाए या यूके। ये पाकिस्तान रहे अपनी तमाम तर कल्चरल चीज़ों के साथ अपनी लेकिन ये कुछ बुराइयाँ, बल्कि चंद एक बुराइयाँ ही ज़्यादा बोल जाऊँगा मैं, बस ठीक है। हाँ, अच्छा, इंडियन मीडिया वर्सेस पाकिस्तानी मीडिया, आपको क्या लग रहा है? हम बेहतर हैं, बहुत बेहतर। ओह शुक्र अल्लाह। ये लोग इंडियन क्रिटिसाइज करेंगे, सुन लेना भाई बात, वो बताएंगे दलील के साथ हम क्यों बेहतर है। नहीं मतलब वो तो पता नहीं लग रहा होता कि 12 विंडोज हैं एक के अंदर, और कौन बोल रहा है और कौन चीख रहा है और कौन सुन रहा है। आप अर्नाब गोस्वामी के फैन तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कोई अर्नाब नहीं है यहाँ पे, ये तो देखे ना। हाँ, कुछ डॉक्टर दानिश वगैरह थे अच्छा, वो भी तो बहुत चीखते थे ना। हाँ, डॉक्टर दानिश। लेकिन ये कि बहरहाल अर्नाब नहीं है, कोई शुक्र है यहाँ। अर्नाब गोस्वामी का डीएनए मैं कह रहा हूँ कि भाई सुनता ही नहीं है। हाँ, मतलब वो बोलने के लिए पैदा हुआ आदमी है भाई, कमाल आदमी है भाई, वाह भाई वाह, ये तो कमाल है, एक ही है वो। हाँ, पूरी दुनिया में मुझे उसके बाद सांचा तोड़ा था जहाँ से बता रहा हूँ, लगता है एक दुनिया में कोई एक ही पीस है। अच्छा, गाड़ियों के हवाले से शौक रखते हो? बिल्कुल रखता हूँ, पैसे नहीं रखता शौक के हिसाब से। तो मतलब गाड़ियाँ ले लेते हैं, या गाड़ियाँ लेने का शौक है, या कोई दोस्तों की ले आते हैं चलाते हैं? नहीं, गाड़ी एक तो बस दफ्तर ने दे रखी है, और एक आध कोई घर के इस्तेमाल के लिए। आपका कोई खासा शौक नहीं? नहीं है ना, मैंने कहा, लेकिन वो शौक है, उतना बजट नहीं है। लेकिन कौन सी मसलन फेवरेट गाड़ी? अच्छा, फेवरेट गाड़ी नहीं, ये आप ठीक कह रहे हैं, कोई ऐसा भी नहीं है कि मुझे कि हाँ यार ये गाड़ी जो है ना वो, लेकिन ये कि ज़ाहिर है वो उलमा भी कहते हैं कि अच्छी सवारी होनी चाहिए, उसको अच्छी सवारी और औकात से ज़्यादा की सवारी। हाँ, वजह ये मर्द की अपनी ज़्यादा टाइम सवारी पे गुजरता है, क्या ख्याल है इकरार भाई? बाहर गुजरता है, सफ़र में गुजरता है। और फिर लोग अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर आपका जो वो है ना खाका या इमेज, वो ज़्यादातर आपकी गाड़ी वाड़ी से ही जज है ना, जैसा है ना, ऐसा ही है जी। जो जितनी बड़ी गाड़ी में आएगा वो इतना इंटेलेक्चुअल है, और उसका इस्तिखारा हाँ आएगा। सही है। अच्छा, हाँ जी, मर्द की बदसूरती खाली जेब है। ये बात ठीक, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। उसको माँ भी रोटी बाद में देती है भाई, कमा के तो आ, सीधी सी बात है, ये कड़वा सच है। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे आज आप इकरारुल हसन ना होते, नहीं फील्ड में होते, क्या होते? कोई ऐसा पेशा जॉब का या कहीं होता कारोबार? इकरारुल हसन ही मतलब इकरारुल हसन वो वाला? हाँ, शुभा अलग होता। अच्छा, मुझे लगता है मैं कॉलेज में कभी कभी सोचता था ना कि मैं यार सिंगर बन जाऊंगा, तो मुझे वो होता था, क्योंकि उसमें वहाँ एक म्यूजिक सोसाइटी थी, तो हम उसमें कुछ ना कुछ वो गाते वाते रहते थे। तो शायद उस ज़माने में क्यों ऐसा सोचते थे? उस ज़माने में बहुत सारे स्टार्स उस ज़माने के सिंगिंग से मुताल्लिक थे। आपको याद होगा 2002 2004 पता नहीं, शायद आप उस ज़माने में इंडस म्यूज़िक था, उस ज़माने में ARY म्यूज़िक था, इंडस का तो बड़ा दौर था। उस ज़माने में आतिफ असलम हिट हुए, अली जफ़र हिट हुए, उस ज़माने में मुख्तलिफ बैंड्स थे, जल बैंड था जो इन्हीं का था, वो आया, फ़ाखिर होते थे, हारून होते थे, तो वो ना बड़ा एक स्टार्स, सिंगिंग से मुताल्लिक स्टार्स थे सारे, इसलिए शायद उस वक्त लगता था कि यार शायद सिंगिंग करेंगे कभी ज़िंदगी में। बिल्कुल ऐसा ही है। सिंगिंग पे बात हुई है, कोई कलाम ही सुनाते हैं इकरार भाई। अब मुझे पता है आपकी आवाज़ रात के 2:30 बजे। अच्छा, चले वो बात आगे सुनेंगे। जिंदगी में कोई ऐसा वाकया
जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा हो कि यार ये वाला वाकया जो है या ये वाला वक्त जो है कि मैं भूले नहीं भूलता, कोई ऐसा शेयर करना चाहें? नहीं, लेकिन एक सबक आमूज जो दौर था ना, वो एक मीनार पाकिस्तान की बच्ची थी आयशा इकराम। खुदा ये वाली जो पानी पी इसको बोलने से पहले ये जब चल रहा था, बाखुदा इसका मुझे शान नुज़ूल नहीं पता क्या वाकया था, बस ये आपकी तस्वीरें चल रही थी और मैंने भी देखा ये क्या था वाकया। ये कुछ भी नहीं था, बस सॉरी हाय बिला वजह की ट्रोलिंग, क्या दास्तान आपने छेड़ दी। नहीं, बिला वजह नहीं थी। देखें, एक लड़की की खबर चली कि उसको 300-400 लड़कों ने या मर्दों ने हरासा किया, उसके कपड़े फाड़ दिए मीनार पाकिस्तान पे। ये पहली खबर थी। उसके बाद पाकिस्तान का सोशल मीडिया उस लड़की के हक में ट्वीट्स से और पोस्टरों से भर गया। पूरा पाकिस्तान उस लड़की के साथ खड़ा था। मुकदमा दर्ज हुआ, खबर चली एक न्यूज़ चैनल पे। मैं और यासिर शामी साहब हम साथ बैठे हुए थे, वो सोफे पे दराज थे, लेटे हुए थे यूं करके, और वो मुस्तकिल देख रहे थे। तो हेडलाइन चली कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो मैंने उससे कहा यार शामी इसको ढूंढे यार, ये ट्रेस हो जाएगी क्योंकि FIR हो गई है। शामी, हाँ जी, FIR होगी तो दैट मीन्स कि नंबर होगा FIR के ऊपर और FIR से ट्रेस हो जाएगी। हमने अपने रिपोर्टर को, उसने डेली पाकिस्तान के रिपोर्टर को, मैंने यार भाई के अपने एक दोस्त रिपोर्टर को मैसेज किया कि भाई हमें ना इसका नंबर निकाल के दें। उसके पास 2 मिनट पहले आ गया नंबर यासिर के पास। सही। हमने उसको फ़ोन किया तो हमने उसको कहा कि जी आप हमें इंटरव्यू दें। वो घबराई हुई थी, उसने कहा जी नहीं मैं तो नहीं। उसने कहा इकरार भाई भी हैं, बात करें। मैंने उसको कहा कि बेटा अच्छी बात है, आप आओ इस वक्त, हिम्मत का मुजाहरा करो और बताओ कि आपके साथ क्या। खैर एनी हाउ, उसने कहा जी मेरे पास आने के लिए कोई जरिया नहीं है और मेरे पास कोई जगह भी नहीं है जहाँ मैं आपको बुला लूँ। हमने कहा जी कहाँ है? उसने कहा जी मैं करतबा चौक पे हूँ। खैर लंबी कहानी है, इसको शॉर्ट करते हैं। हम उसको शामी साहब की तरफ ले आए बहुत इज्जत के साथ। मैंने उसको बहन कहा, बेटा कहा, बच्चा कहा, सर पे हाथ रखा, इंटरव्यू किया, और वो बाद में बड़ी मीम्स भी बनी उसके सर पे हाथ रखने। अच्छा, मीम्स एंजॉय करते हैं ये? हाँ, बड़ा मजा आता है जी, ठीक, बड़ी क्रिएटिव होती है बाज़ औक़ात। वो जब इंटरव्यू हो चुका, चल गया, इनिशियली लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। अचानक से कुछ होना शुरू हुआ और हमें लोगों ने गालियाँ देना शुरू कर दी। मुल्क को बदनाम करने की साजिश है और ये जानबूझकर इकरारुल हसन ने ड्रामा स्टेज करवाया था ये लड़की का। मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या हो रहा है। देन आई रियलाइज कि ओह भांड हो गया कि चूँकि PTI की गवर्नमेंट थी, बुज़दार साहब थे और उनका वो सेल आपको पता है सोशल मीडिया सेल, वो एक मशवानी साहब थे, वो चलाते थे। अच्छा। तो उन्होंने बाकायदा ये मुहिम, फिर बाद में उसके मुसद्दिका सबूत भी मिले, उसमें फिर परवरदिगार आसानियाँ पैदा करे। इमरान रियाज भाई, सिद्दीक जान, समी इब्राहिम, जो कि उस वक्त PTI को सपोर्ट करते थे सारे लोग, इन्होंने एक पूरा मोमेंटम बनाना शुरू किया कि जी पाकिस्तान तो हर एक के लिए महफूज है। तो ये इकरारुल हसन जो है ना, ये कह रहे हैं कि जी मुझे शर्मिंदगी है पाकिस्तानी होने पे। चूँकि उस इंटरव्यू मैंने कहा कि यार जहाँ 400 बंदे मीनार पाकिस्तान जैसी जगह पे एक बच्ची के कपड़े फाड़ दें तो मुझे बड़ी शर्म आ रही है आज मैं पाकिस्तानी। सही। उस पर उन्होंने कहना शुरू कर दिया जी, बल्कि ट्रेंड चलाया पाकिस्तान इज सेफ फॉर एवरीवन। चूँकि उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट, फौज और PTI दोनों एक साथ थे, तो उनका ये ख्याल था कि ये PTI की गवर्नेंस के ऊपर सवाल उठेगा इससे कि जी PTI की दौरे हुकूमत में, उस्मान बुज़दार साहब के दौरे हुकूमत में एक लड़की के साथ ये जुल्म और ज़्यादती हुई और इकरारुल हसन साहब उसको प्रमोट कर रहे हैं या लड़की को एक वो बना के पेश कर रहे हैं। तो वो पूरा एक ट्रेंड मुझे आज तक मुझे भी समझ में नहीं आया कि वो क्या हुआ था कि जी बोले। अच्छा, फिर वो सोने पर सुहागा ये हुआ कि उस बच्ची की कुछ वीडियोस थी नाजेबा, वो आना शुरू हो गई और लोगों ने कहा जी ये तो जानबूझ के लड़की गई ही ये करवाने थी अपने साथ और उसने ड्रामा प्लांट किया था और इकरार साहब ने बगैर तहकीक के कर दिया और पाकिस्तान को बदनाम किया और जलील किया और रसवा किया। आज वही लोग कहते हैं कि पाकिस्तान सेफ नहीं है जो उस वक्त ट्रेंड चला रहे थे, और उनके लिए नहीं है। आज वो उठाए भी जा रहे हैं और गिरफ्तार भी हो रहे हैं। अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा करे। तो ये वो सारा पॉलिटिकली बैक्ड एक वो था जिसका मुझ पर बड़ा था कि यार मैंने 12-15 साल बड़ा दयानतदारी से बड़ा काम किया, मारें खाई हैं, और एक मिनट के लिए कुछ कहें आप मुझे, मगर ये ना कहें कि मुल्क को बदनाम करने की साजिश की है इकरारुल हसन ने। और ये इल्ज़ाम ना लगाएं, बाकी कोई भी इल्ज़ाम लगा दें आप मुझ पे कि मैंने गलत तहकीक नहीं ठीक की या गलत बंदे को सपोर्ट कर दिया है या कुछ भी कर दिया है, मगर ये इल्ज़ाम कि यार साजिश करके इकरार ने मुल्क को बदनाम किया है, दैट वाज समथिंग। वो असल में आपके जो नाकिदीन हैं, आपके जो ज़ाहिर एंटी हैं, उनको तो मौका चाहिए। हाँ, वो फिर मौका तलाश करके वो तो उछलेंगे ना। लेकिन ये क्रिटिसिज्म जब होता है, कुछ हमें भी गाइड करें। कभी हम पे हो जाता है, हम तो हाथ पैर फूल जाते हैं, सच्ची बात है। 5 लाख लोग गालियां दे रहे हैं, तो
ये कैसे बंदा क्या कैसे ऑब्जर्व करे? मेरा ख्याल है मैंने ना जितना क्रिटिसिज्म बर्दाश्त किया है, शायद कोई एक आध बंदा ही और होगा पाकिस्तान के अंदर। हमारी तो बिल्कुल छोटी सी कंट्रोवर्सीज है आपके पास। सिंध दुश्मन इकरारुल हसन के टैग सिंध गवर्नमेंट ने चलवाए, ये पीटीआई के साथ, ये नहीं पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं जिसने मेरे अगेंस्ट जो है ना वो ट्रेंड ना चलाए हों और वो ना किया, और फिर पर्सनल बहुत सारी चीज़ें और सारा। मैं जब ये मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या हुआ ना तो मुझे फ़ोन आया एक बड़ी मोहतबर, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई क्या ज़रूरत है ऐसे आप अगेंस्ट द विंड क्यों चलते हैं, बस ठीक है दफ़ा करें। क्योंकि मैं मुस्तकिल लड़ा हुआ था इस बात के ऊपर कि यार आप ये कह रहे हैं कि वो लड़की उसकी बुरी वीडियोस आ गई हैं और इसलिए वो उसको जो है ना वो किया गया। तो मैंने कहा कि भाई अगर खुदा ना खास्ता कोई तवाइफ भी हो तो भी हमें या किसी को या मुआशरे को ये हक नहीं पहुंचता कि उसके कपड़े फाड़ दे। कपड़े फाड़ने का अमल बहरहाल गलत रहेगा। उस ये हुआ था कपड़ा, हाँ वो तो वीडियोस मौजूद थी, वो तो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट था। कहा यह गया जी उसने खुद बुलाया था और दावत दे रही थी और लोगों ने फिर ये कर दिया। अब ये कोई आर्गूमेंट तो नहीं है ना यार। अगर एक लड़की कह भी रही है कि आओ मेरे कपड़े फाड़ो, तो उस कपड़े फाड़ने वाला मासूम हो गया क्या? नहीं, सही बात। खैर नहीं, उसमें मैं मुस्तकिल अपने आर्गूमेंट्स दे रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप छोड़ें इसको। क्या मैंने उनसे कहा मुझे ये बात बताइए, आप इस्लाम की तारीख में और इंसान की तारीख में किसी एक शख्सियत को याद कीजिए जिसका आप आज भी एहतराम करते हैं और एहतराम से नाम लेते हैं, और मुझे याद करके बताइए कि उन्हें अपने ज़माने में तनकीद और बुरी तरीन तनकीद का सामना नहीं करना पड़ा। पूरा यानी बादशाह मुखालिफ होते थे, खालें खिंचवा दी गई, दार पे खींचा गया लोगों को, क्या क्या कुछ नहीं किया गया उनके साथ। तो जितनी भी मोतबर शख्सियात हैं आप जिनको आज आप जिनके नाम अच्छे से लेते होंगे या याद करते होंगे, उन्हें अपने ज़माने में इसी तरह की मुखालफत का, और मेजॉरिटी जो थी वो उनके अगेंस्ट थी। आप सोचें ना कि एक किसी आदमी की खाल खिंचवा दी गई, एक आदमी को दार पे खींच दिया गया, एक आदमी को सजदे में शहीद कर दिया गया। यानी हमारे लिए तो, मैं तो जूतों की खाक के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन उनसे हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलती है कि अगर वो शख्सियात जिनको आज हम रिस्पेक्ट से याद करते हैं वो अपने ज़माने में उनके मुखालिफ इतनी सारी आवाज़ें थी, तो फिर हमें नहीं घबराना चाहिए। इसका मतलब है कि शायद हम ठीक ही हों अगर लोग मुखालिफत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। मैं तो इस तरह की मिसालें दे देता हूँ भाई अपने हिसाब से कि बात ये है, हम मुझे ऐसा लगता है इकरार भाई, हम अपने दुखों से दुखी नहीं है, दूसरे का सुख देख के दुखी है। ये बात ठीक है यार। आप जिस दिन अपने दुखों से दुखी हो गए ना तो हमारा मसला आधा तो हल हो जाएगा। हम अजीब सी कौम, मतलब अब ये बुरा नहीं मान जाइएगा, बस कह रहा हूँ, कह देता है बंदा। हम किसी को अल्टो की मुबारकबाद देते हुए ये बताते हैं हमारे पास सिविक है जी। ये वाली सोच जब आ जाएगी इंसान में तो यार बुरी बात है। ये क्या ख्याल? ऐसा ही है, अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। अच्छा इकरार भाई, सरेआम के जितने भी छापे, एक तो मोस्ट फेवरेट छापा कौन सा है आपका? एक दूसरा कोई ऐसा रिग्रेट कि यार नहीं मानना था यार। एक तो होता है ना गलती हो गई, एक होता है नहीं मानना, जो दोनों बताना तो जो रिग्रेट है ना, ये जो गलती है, वो मुझे लगता है कि वो मैंने एक थप्पड़ मार दिया था एक आदमी को, बड़ा बाद में वायरल भी हुआ था। वो बिल्कुल कान के नीचे सन्नाटे वाला और बनता तो था उसका, लेकिन मैं फिर भी शर्मिंदा हूँ। बनता था हाँ। ठीक। वो एक बच्ची थी 9 साल की, उसको उसने पहली बार रेप किया, रेप करके उसकी वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद 12 साल की उम्र तक, 3 साल तक उसको मुस्तकिल ब्लैकमेल करता रहा। और उसकी जो वीडियोस हमारे पास थी, वो ब्लैकमेल, जब उसको बुलाता था मिलने के लिए ब्लैकमेल करके कि वीडियो में दिखा दूंगा लोगों को, तो उसको बांधता था, हाथ और पैर बांधता था उसके, फिर उसको बेलिबास करता था। तो वो वीडियो थी। खैर हो गया, मैंने उसको जब पकड़ा तो वो लड़की बेचारी उसकी गाड़ी में से USB ढूंढने लगी। तो मुझे कहने लगा ये मेरी गाड़ी में से चोरी कर रही है। और मुझे उस वक्त इतना गुस्सा आया कि बेगैरत इंसान, तुमने 4 साल उस बच्ची के बर्बाद किए हैं और कैसा कैसा तुमने जुल्म किया है। वीडियोस देखी थी, वो बच्ची रोती रही हमारे पास आके, तो वो मेरा हाथ उठा उस पर और मैंने कहा कि ये वजह ये थी। लेकिन बहरहाल ठीक है, मुझे राइट नहीं था कि मैं उस पर कानून नहीं, लेकिन देखिए बात ये इंसान रूह से मारता था। वो लग गया मुझसे रूह से। ये आपने नहीं मारा, रूह ने कहा इकरारुल हसन उठो और कान के नीचे टाक करके दे दो। बनता है सर, उसमें तो मेरा भी थप्पड़ ड्यू है। ठीक है, जब भी मिले तो मेरी तरफ से प्लीज एक तो वो मुझे, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि वो चले, कानूनी तौर पर उस मामले को देखना चाहिए था। लेकिन बहरहाल ये उसका पस मंजर था। एक तो जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है ना, वो हमने उसी जमाने में जब लियारी गैंग वॉर अपने उरूज पर थी, लियारी के एक कंपाउंड से एक बच्ची को, एक लड़की को रिकवर किया जो 22 साल पहले अगवा होके आई थी वहां पे।
यानी आप सोचें, उसको रहीम यार खान से जब वो छोटी सी बच्ची थी 22 साल पहले अगवा किया गया था, फिर यहाँ उसे बेचा जाता रहा, एक अड्डे पे दूसरे अड्डे पे, फिर वहाँ वो रही। तो 22 साल बाद जब हमने उसको रिकवर किया ना, उसके जिस्म पे स्त्रियों के निशान थे, सिगरेटें बुझाई हुई थी, जाहिर है क्योंकि वो अगवा करके लाई गई थी, जानवरों की तरह बेची जाती थी। हमने उसको वहाँ से रिकवर किया और वहाँ पे लिटरली ये था कि हमें नहीं पता था उस कंपाउंड में कि हम कौन सा दरवाज़ा खोलेंगे और आगे से गोली आएगी, बिकॉज उस वक्त गैंग वॉर अपने पूरे उरूज पर थी लियारी में। तो वहाँ से हमने उस बच्ची को निकाला, सारिम भाई भी साथ थे। फिर मैं उसको लेके गया उसके शहर रहीम यार खान, जहाँ से वो अगवा हुई थी। एग्जैक्टली रहीम यार खान शहर से थी। अब प्रॉब्लम ये था कि वो बच्ची थी छोटी सी जब अगवा हुई, और अब बड़ी हो गई थी, उन्हीं अड्डों में बिकते बिकाते। तो उसको याद नहीं था कि रहीम यार खान में मेरे घर का पता क्या है। अल्लाह। उसको सिर्फ ये याद था कि हमारे घर के सामने एक सिनेमा होता था, और उसको ये याद था कि हमारी गली की नुक्कड़ पे एक बाबा दीना पान वाला था। बस ये टोटल उसकी इन्फॉर्मेशन थी। तो फिर हमने उसको कई घंटे लगा के शहर में कि जी बाबा दीना के, वो बेचारा फौत हो गया था कितने पता नहीं कब से, और वो जो सिनेमा था वो भी कब का तब्दील हो गया था रिहायशी इमारत के अंदर। तो वो हमने उसको 22 साल बाद ढूंढ के उसकी माँ से मिलवाया। बाप भी फौत हो गया था, भाई नशा करने लग गए थे, माँ ने दूसरी शादी कर ली थी, सारे पीछे से दुनिया ही बदल गई थी उसकी। लेकिन नादिर जो उसकी सबसे मज़ेदार बात थी ना, वो जब उस बच्ची को लेके हम उसके घर के अंदर दाखिल हुए, माँ का घर बदल गया था, चेंज हो गया था, अपने वो दूसरे शौहर के पास रहती थी। तो जब हमने दहलीज पार की ना, तो उस बच्ची ने, उस लड़की ने, उसने माँ कहा। अल्लाह। और उसने कहा तो अंदर जो उसकी माँ थी उसने 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में रोना शुरू कर दिया। यानी उसने 22 साल पहले अपनी अगवा होने वाली बच्ची को पहचानने में 1 सेकंड नहीं लगाया। वो पूरी रिकॉर्डिंग है हमारी उसके अंदर मौजूद। और जब तक वो उससे मिलती रही ना, वो पूरी रिकॉर्डिंग अगेन, कि उसमें वो खाना खा रही थी उस वक्त, माँ जो थी, तो माँ ने अपनी बेटी को मिलने और रोने, और उसमें वो जो लुकमा था ना वो भी हलक से नीचे नहीं उतारा, यानी इतना वक्त भी जाया नहीं किया उसने। तो वो एक मेरी जिंदगी का, मुझे लगता है कि मैं कुछ भी ना करूँ ना, तो अल्लाह की बारगाह में मैं जाके कह सकता हूँ कि परवरदिगार, मैंने ये तो जानता ही मैंने किया था, लिहाजा माफ़ कर दे, बस जाने दे। तो ये कुछ कामों में से एक है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। नहीं नहीं इकरार भाई, ये सुन के ये वाली एपिसोड मुझसे मिस हो गई, लेकिन सुन के इतना अच्छा लग रहा है। हाँ। इतनी अच्छी वो वाइब आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये है इसमें, ये है। आप देखें, जन्नत भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उतनी बड़ी आप बनाएंगे। देखें जो आप, जाहिर है मुश्किलात है, वो सारी चीजें तो फिर है ना। फिल्में ड्रामों का भी थोड़ा सा बता दें, इस टाइम करंट कौन चल रही है भाई? इकरारुल हसन की फेवरेट के भाई, वाह वाह वाह, क्या अच्छा है भाई, क्या खुश शक्ल औरत है भाई। अच्छा, हो जाहिर है भाई, हम मर्द हैं, मर्द को थोड़ी पूछेंगे भाई, हमें फिर सैन फ्रांसिस्को जाना पड़ेगा, वहां पूछ सकते हैं, वहां लीगल। नहीं, मुझे वैसे बहुत ऑनेस्ट बताऊं, चूंकि अब वो आजकल तो मुझे जो ज्यादा मेरे जहन पे और सवार हुई भी है शक्ल, जो वो हक खतीब की है। एकदम मुझे आपने कहाँ फेंका है, यकीन मुझे उसके अलावा जो है ना वो कोई और सूझता नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि वो आपने मेकअप के बगैर वो कैसे लगते होंगे, मैं बस मेरे दिमाग में ये चल रहा है। आपने एकदम यूं करके जब मुंह खोला ना, इमा मालिनी, मेरे को ऐसा फील आया। और लेकिन बोल आपने क्या, देखिए जुल्फे तो उनकी भी है, देखिए ना उन्होंने नहीं, लेकिन वो मेरे अभी वैसे सच्ची बात है, कोई एक ड्रामा है आजकल, वो इश्क मुर्शिद की शायद नाम से। ओहो, दुरे फिशा के आप भी भक्त निकल रहे हैं। नहीं, मुझे वो खातून, मुझे उसका ट्रैक बहुत अच्छा लगता है, वो जो अहमद जहां से। बट ट्रैक के बहाने ही तो बंदा पहुंचता है। आप ट्रैक पर ही रहे, बट ट्रैक के बहाने ही तो पहुंचता है। देखिए डी ट्रैक ना हो, बात यही है। तो बहुत अच्छा है वो। तो अच्छा, एक इसमें मुझे ये लगता है कि जो जितने भी आप देखें, जितने अच्छे हिट्स थे ना ड्रामों के एतबार से, उन सब में एक चीज कॉमन थी, उनका अच्छा OST। अच्छा, एक मुझे याद है बहुत शुरू में वो होता था ड्रामा, जब हम देखा करते थे ड्रामे, मेरी जात जर्रा बेनिशान, ठीक है। अच्छा, उसका ट्रैक बहुत अच्छा था। फिर एक ट्रैक था, फिर आया हमसफर बहुत हिट हुआ, लेकिन उसका ट्रैक भी बहुत अच्छा था। ट्रैक हिट होना जरूरी। अच्छा, फिर एक आया मेरे पास तुम हो, उसका भी ट्रैक अच्छा था, इसका भी ट्रैक अच्छा, ड्रामा भी आई थिंक बड़ी अहम पॉइंट आपने। मुझे लगता है कि जो आपका म्यूजिक है ना, उसका बहुत बड़ा किरदार है आपके ड्रामे के साथ। बिल्कुल है, वो बार बार प्ले करते हैं और एसोसिएशन जुड़ती है, सीन और रोमांटिक लगता है, अच्छा लगता है, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। इकरार भाई, रमजान की आमद है जी, और रमजान आता है, खुशबू लाता है, और जब खुशबू की बात की जाए
तो आपसे मैं ये पूछूंगा कि आप अतर यूज़ करते हैं या परफ्यूम? मुझे आप कुछ अतर गिफ्ट करते हैं अपने उसके अंदर ना, हाँ, और मुझे बड़ी वो है कि मैं देखूं, मुझे अब यूं लगेगा वो खुद सताई वाली बात है, मेरा अपना भी एक परफ्यूम है, मैं वो आपको भी भिजवाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन अतर यूज करते हैं आप? जी जी बिल्कुल। रमजान में खुसूसी मैं तो अतर पे ही आ जाता हूँ थ्रू आउट। अच्छा, फिर क्योंकि एक इसकी अपनी एक वाइब है। जिंदाबाद। अच्छा इकरार भाई, जो मैं अतर यूज करता हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब है और आप भी मेरे दिल के बहुत करीब है, तो ये अतर मैं आपको हदिया करना चाह रहा हूँ, जो कि है मस्कल महल की तरफ से, पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत अतर का ब्रांड। ये देखें और ये जरा प्लीज लगाइए, हम लोगों को चाहिए कि हम बिल्कुल सपोर्ट भी करें, इसमें कोई शक। तो जनाब ये है ब्लैक एंड गोल्ड एंड ब्लैक एंड सिल्वर। आप जब इसे लगाएंगे तो सारे परफ्यूमों को भूल जाएंगे, और अगर ये आप लगा के थोड़ा सा फीडबैक भी दे देंगे। दोनों में से पहले बताएं कौन सा? दोनों लगाएं। अच्छा, एक एक करके। तो हमें चाहिए कि हम पाकिस्तानी ब्रांड्स को भी प्रमोट करें, और ये हमारा प्यारा ब्रांड मस्कल महल की तरफ से है, जो कि आप इसका फीडबैक जरूर दें मुझे। वाह वाह वाह। अच्छा, ये इतर की खुशबू है भी और थोड़ी मुनफरद भी है, ये बड़ी शानदार बात है। वाह, क्या कहने। अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हमेशा आपकी याद दिलाएगा। और सर आप ये इसे लगाएं, और ये जी मस्कल महल की तरफ से और हमारी तरफ से आपको तोहफा। थैंक यू सो मच आपका भी। पाकिस्तान को माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। मैं आपका फैन तो था ही, आज मैं आपका आशिक हूँ। आपका, मैं सच बात बता रहा हूँ, खुदा की कसम। आपका बड़ापन है, लेकिन मैं सच्ची बात बताऊँ, ये अल्लाह ने बहुत कम लोगों को ये सलाहियत दी है जिससे अल्लाह ने आपको नवाजा है। और जैसे मैंने मुलाकात में भी जब मैं आया तब भी मैंने कहा आपको कि ये बहुत कम लोगों के अंदर है कि वो एक अलग हवाले से जाने जाते थे। मसलन माशाल्लाह आपकी हिस्से मज़ा, हमने बड़ा लुत्फ़ लिया है बरसों तक उसका, और आपने बड़ी लोगों की ज़िंदगी में रानाइयाँ और कहके बखेरे हैं, लेकिन बिल्कुल एक ही वक्त में इतने मज़ेदार लोगों के इंटरव्यूज़, इतनी शानदार गुफ्तगू करना, मतलब आप जिसके साथ भी बात कर रहे होते हैं, फिर वो जब सुनना शुरू कर दें तो फिर ऐसा होता नहीं कि वो रुका जाए जब तक कि वो कंप्लीट ना देख लें। तो ये अल्लाह ने आपको बड़ी सलाहियत से नवाजा है, परवरदिगार आपकी इस सलाहियत में और ज़्यादा इजाफा करे, अल्लाह और हमारे आपस के प्यार को इंशाल्लाह और बढ़ाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह आपको ज़वाली नेमत से बचाए। और मौजूद सभा तीनों हजरात, मज़ा को मज़ा आ गया। मैं सच्ची बात बताऊं, मैं ऐसे मुझे नहीं लग रहा कि ये बंदा सारा दिन का थका हुआ है। अल्लाह इनकी एनर्जी को कायम व दायम रखे, और ये बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत अच्छी पॉडकास्टों के लिए एक बात कहता हूँ कि ये पॉडकास्ट हम पॉज कर रहे हैं, इसको बहुत जल्दी रिज्यूम करेंगे। मुझे भी, मेरी भी ये ख्वाहिश होगी। और अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ाए खैर दे, बेस्ट विशेस आप जो भी करें। थैंक यू सर। अल्लाह आपकी फैमिली को सलामत रखे, आप पे खुसूसी आप पे एक साया सलामत का, और आप जो करें कामयाबी मिले, सुरखाब के पर लगे। मेरी दुआ है अल्लाह आपकी औलाद के नसीब अच्छे करे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू इकरार भाई, बहुत बहुत। मौजूद सभा तीनों हजरात, आज की पॉडकास्ट को पॉज करेंगे इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और इकरार भाई को दीजिए इजाज़त।